हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिलेक्शन क्लासेस। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो पूरा करंट अफेयर्स के ऊपर होने वाला है। और लास्ट वीडियो मैंने करंट अफेयर्स अपलोड किए थे 3 दिसंबर तक के। तो ये जो करंट अफेयर्स है ये 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक का होने वाला है। तो ये सारे पूरे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है करंट अफेयर्स के। मैं हर बार कहती हूँ कि यार करंट अफेयर्स का वीडियोज़ ना अच्छे से देख लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और सारे क्वेश्चन जो है ना ये एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारा करंट अफेयर्स वाला वीडियो। दैट इज़ फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। वो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इयोथिथास पंडितार whose statue was unveiled recently in Chennai। तो इसके ऑप्शन है, ही फाउंडेड द्रविड़ महाजन सभा इन 1891, ही लॉन्च्ड अ मैगजीन द्रविड़ा पांडियन, ही वाज अ वैद्य आयुर्वेद प्रैक्टिशनर, एंड ऑल द अबव आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ही वॉज अ वैद्य आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इयोथिथास पंडितार ये एक रिसेंटली अभी इनका स्टैचू अनवील्ड हुआ है चेन्नई के अंदर, तो उनके बारे में स्टेटमेंट था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ही वॉज अ वैद्य आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the common term used for false scarcity claims, confirm shaming, forced bundling and subscription traps used in online and recently banned in India? तो ऑप्शंस आर एस्ट्रोटॉफिंग, गैस लाइटनिंग, डार्क पैटर्न्स एंड सॉक पपेट्री। इसका आंसर है ऑप्शन सी, डार्क पैटर्न्स। अभी रिसेंटली यह क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाइड किया है गाइडलाइंस बैनिंग द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं ना वो डार्क पैटर्न्स का यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब वो डार्क पैटर्न का यूज़ करते हैं तो सब्सक्रिप्शन ट्रैप ऑनलाइन हो जाता है, काफ़ी सारी शिपिंग हो जाती है, शेमिंग हो जाता है। तो रिसेंटली ये अभी बैन किया गया इंडिया में। तो इस पैटर्न को हम कहते हैं डार्क पैटर्न है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ऑप्शन सी, डार्क पैटर्न। आप तो सिर्फ करेक्ट आंसर याद रख लो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉमन टर्म क्या है जो फॉल्स स्कैरसिटी क्लेम्स के लिए यूज़ करते हैं, सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स के लिए यूज़ करते हैं, तो उसका करेक्ट टर्म होता है डार्क पैटर्न्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड इंडिया नॉट साइन द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी प्लेज एट द COP28 समिट रिसेंटली? तो ऑप्शन है डेवलपमेंट कंसर्न्स, लैक ऑफ रिसोर्सेज, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट और टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है डेवलपमेंट कंसर्न्स। इंडिया ने अभी रिसेंटली डिक्लाइन कर दिया है ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी प्लेज साइन, जो भी लॉन्च हुआ था COP28 क्लाइमेट समिट दुबई के अंदर, उसको साइन करने से, बिकॉज प्लेज कमिट्स 118 नेशंस to tripling installed renewable energy capacity globally by 2030. However, India opted out along with China, Saudi Arabia, Russia and Iran. तो इस प्लेज में ये था, अभी लास्ट वीडियो में मैंने इस पर इक्वेशन बनाया था कि COP28 की जो समिट हुई थी रिसेंटली कहाँ पर हुई थी, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी, वो समिट हुई थी दुबई के अंदर, अभी रिसेंटली हुई थी। तो इसमें इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग पूरी तरह से रेडी नहीं है। इस प्लेज में 118 नेशंस जो है उन्होंने कमिट किया था। कमिट क्या किया है कि ग्लोबल रिन्यूएबल जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उसको सपोर्ट करेंगे, उसकी कैपेसिटी को वो इंस्टॉल्ड करेंगे बाय 2030 के अंदर। तो हमने अभी ऑप्ट आउट कर दिया इस समिट को। एस रिसेंटली इस प्लेज को हमने साइन नहीं किया क्योंकि अभी हम लोग वी आर नॉट रेडी टू डेवलप दिस ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ग्लोबली बाय 2030 तक। तो ड्यू टू द डेवलपमेंट कंसर्न्स हमने अभी तक इस चीज़ को साइन नहीं किया। अलॉन्ग विथ किसने साइन नहीं किया इंडिया के साथ? चाइना ने भी साइन नहीं किया, सऊदी अरेबिया ने भी नहीं किया, रशिया ने भी नहीं किया, ईरान ने भी नहीं किया। तो ये याद रखो कि अभी हम लोगों ने ये चीज़ साइन, इंडिया ने अभी तक इसको साइन नहीं किया COP28 को ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉकलैंड कैंप दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया? तो फॉकलैंड कैंप जो रिसेंटली न्यूज़ में आया वो भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के किस स्टेट में है? ऑप्शन आ मणिपुर में है, सिक्किम में, मिजोरम में, असम में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फॉकलैंड कैंप रिसेंटली मिजोरम में है। 100 ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मणिपुर ड्यू टू एथनिक क्लैशेस हुए थे अभी रिसेंटली रेफ्यूजीज़ को लेकर के। ऐजवाल मतलब मिजोरम की कैपिटल ऐजवाल में हुए थे। तो दे वर गिवन शेल्टर, education for children, healthcare by the previous MNF government. So however, with Mizoram elections bringing a possible change in power, the Manipuri refugees housed in Aizawl Falkland camp grew uncertain about their future. तो बेसिकली फॉकलैंड कैंप कहाँ पर है, किस नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर स्टेट में आता है? दैट इज़ मिजोरम में आते हैं। ओके, तो ये चीज़ याद रखने वाली बात है। दैट इज़ मिजोरम्स कैपिटल ऐजवाल में है। तो ये चीज़ याद रख लेना कि फॉकलैंड कैंप कहाँ पर है। इतना पता होना चाहिए कि फॉकलैंड कैंप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आता है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के किस स्टेट में है? दैट इज़ मिजोरम के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस एंड स्टेप्स इंस्ट्रूमेंट्स आर रिलेटेड टू विच मिशन ऑफ इसरो? स्विस और स्टेप्स जो है इंस्ट्रूमेंट्स है वो किस इसरो के मिशन से रिलेटेड है? तो उसके ऑप्शन आ आदित्य L1, चंद्रयान, गगनयान या फिर MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है आदित्य L1। इंडिया का आदित्य L1 सैटेलाइट आपको पता ही होगा, ये रिसेंटली सन को स्टडी कर रहा है, सोलर विंड को स्टडी कर रहा है। तो उसके दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्विस एंड स्टेप्स इंस्ट्रूमेंट्स, आदित्य सोलर
व्हेन पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में हम लोग लोड कर रहे हैं, इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो ये इन स्टेप्स किस मिशन के अंदर इंक्लूडेड, दैट इज आदित्य L1 के अंदर इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूला द सिल्वा हु इज सीकिंग ओपेक प्लस मेंबरशिप फॉर हिज कंट्री इज द प्रेसिडेंट ऑफ, ऑप्शंस आर अर्जेंटीना, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड और श्रीलंका। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्राज़ील। लूला द सिल्वा, इनको भी रिसेंटली ओपेक के प्लस मेंबरशिप मिली है, तो वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री के प्रेसिडेंट है बेसिकली, दैट इज ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है लूला द सिल्वा हैज़ क्लैरिफाइड दैट ब्राज़ील ओपेक प्लस की मेंबरशिप ले रहा है, like to convince member nations to move away from the fossil fuels, not to cap its own oil output। तो इतना एक आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं, पर रिसेंटली है कि ब्राज़ील के पास भी ओपेक प्लस की मेंबरशिप हो गई है। इंडिया इज ऑल्सो, इंडिया इज नॉट अ मेंबर, इंडिया इज ऑब्जर्वर ऑफ ओपेक। तो इंडिया यहाँ पर बेसिकली ऑब्जर्वर है ओपेक कंट्रीज़ में, मतलब जो भी है इंडिया ऑब्जर्वर है ओपेक का, नॉट अ मेंबर। इंडिया इज एन ऑब्जर्वर ऑफ ओपेक। तो लूला द सिल्वा जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं, उनको भी अभी ओपेक प्लस की मेंबरशिप मिल गई है, और ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट है, ब्राज़ील के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which country has framed one province one policy plan to handle financial risk? Options are India, China, US and UK। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चाइना। China's regulator want provinces to come up their own plans to handle the financial risk। तो उसलिए उन्होंने एक फाइनेंशियल रिस्क को हैंडल करने के लिए एक पॉलिसी फ्रेम करी, दैट इज़ वन प्रोविंस और वन पॉलिसी, राइट। तो ये याद रख लेना कि वन प्रोविंस और वन पॉलिसी किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल रिस्क से रिलेटेड है, और किस कंट्री ने अभी रिसेंटली इसको फ्रेम किया, दैट इज़ चाइना। बस ये दो ही चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीआरबी के ऊपर, आपने काफ़ी बार सुना भी होगा एनसीआरबी पे, तो इस पे क्वेश्चन है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी फंक्शंस अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। एज यूजुअल मिनिस्ट्री के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लो, आपको करंट अफेयर्स और मिनिस्ट्री के क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो फंक्शन किस मिनिस्ट्री के अंदर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जो है ये वर्क करता है एनसीआरबी। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो किसके अंदर वर्क करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, एमएचए के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। तो रिसेंटली इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अभी लास्ट ईयर से केसेस काफ़ी इंक्रीज हो गए एनसीआरबी में। तो एनसीआरबी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर वर्क करता है। मेजॉरिटी इसका होता है कि अगेंस्ट वुमेन के अंदर जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू आईपीसी, वो क्रूल्टी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स या फिर किडनैपिंग, अबडक्शन ऑफ वुमेन, तो ये सारे रिकॉर्ड्स का ब्यूरो कौन रखते हैं, एनसीआरबी रखता है। तो रिसेंटली क्राइम रेट फिर से बढ़ गया, दिल्ली ने रजिस्टर किया हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन कंट्री at 144, while country's average rate is 66.4. Uttar Pradesh also registered the maximum FIR cases in 2022 and crime against the women। तो एनसीआरबी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट सर्वे वेसल बिल्ट इन इंडिया विच वाज रिसेंटली डिलीवर्ड बाय GRSE। ऑप्शन है INS संध्यक, INS सहायक, INS स्वीकार और INS संदेश। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है INS संध्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स इन इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस आर जल शक्ति मिनिस्ट्री, नीति आयोग, वापकोस और DPIIT। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग। रिसेंटली नीति आयोग जो है वो इंस्टीट्यूट रिलीज करता है CWMI, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जो है नीति आयोग पब्लिश करता है। सो फार 2 एडिशन पब्लिश हुए जून 2018 के अंदर और अगस्त 2019 के अंदर इसको कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स पब्लिश हुआ है। कौन पब्लिश करता है, कौन सा इंस्टीट्यूशन, दैट इज नीति आयोग। कंफ्यूज मत हो जाना जल शक्ति मिनिस्ट्री को लेकर, इसका करेक्ट आंसर है नीति आयोग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है PCS के अंदर, ये शायद RBSC के अंदर से एक बार पूछा गया था, ये स्टेट के अंदर पूछा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी आर चूजन फ्रॉम। ऑप्शंस आर सजेशन ऑफ वेरियस कंट्री, सजेशन ऑफ यूनेस्को, सजेशन ऑफ UNEP, सजेशन ऑफ UNFCC। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है सजेशन ऑफ वेरियस कंट्री। बेसिकली साइक्लोन के नाम कैसे डिसाइड होते हैं, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में आने वाले साइक्लोन के नाम जो है डिफरेंट जो कंट्रीज होते हैं, जैसे एक दो मानो डिफरेंट कंट्रीज है, तो हर कंट्रीज अपना अपना एक नाम बेचती है साइक्लोन को सजेस्ट करके, जो बेटर होता है वो हम लोग नाम रख देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है किसके नाम पर, सजेशन ऑफ वेरियस कंट्रीज के नाम पे। इसका आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, India announced a $250 million line of credit to which country for modernization of its agricultural sector? Options are Kenya, South Africa, Congo, Papua New Guinea। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, केन्या। रिसेंटली इंडिया ने $250 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट किस कंट्री को दिया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करने के लिए केन्या को दिया है। तो अभी रिसेंटली हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और केन्यन प्रेसिडेंट विलियम सामोई रूतो ने एक एग्रीमेंट साइन किया है टू एनहांस देयर बायलैटरल टाइज इन एरियाज किस में, डिफेंस में, ट्रेड में, एनर्जी में, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर में।
ये LOC इन लोगों ने एक बायलैटरल ट्राई किया, तो इसमें हम लोग इतना इनको $250 मिलियन जो वो ग्रांट करें एज एन लाइन ऑफ क्रेडिट LOC के लिए, किस सेक्टर में, डिफेंस में, ट्रेड में, एनर्जी में और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर में। तो एक बायलैटरल टाई हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंट्री के बीच में हुआ, ये याद रख लेना, दैट इज केन्या के बीच में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द साइबर क्राइम्स एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस इन 2022 एज कम्पेयर टू 2021। मतलब ट्रेंड क्या है साइबर क्राइम्स और इकोनॉमिक ऑफेंस जो 2022 में हुए थे वो इस 2021 के मुकाबले 2021 के मुकाबले 2022 में बढ़े हैं, डिक्रीज हुए हैं, सेम रहे हैं, कोई डेटा नहीं है। तो इसका करेक्ट इसके जो ऑप्शन है इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, नो डेटा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है इंक्रीज। नेचुरल से बात है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है साइबर क्राइम्स और इकोनॉमिक ऑफेंसेस को लेके पिछले साल से कंपेयर करें 2021 से 2020, तो वो ऑब्वियसली इंक्रीज जो होगा। तो इस क्वेश्चन को याद रखना। और इसका मतलब लाइक लेटेस्ट डेटा किसने रिलीज़ किया, NCRB ने, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन विच वॉज रिसेंटली लॉन्च इज एसोसिएटेड विद, इसके ऑप्शन है ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम, कल्चरल आर्चीव, एजुकेशनल रिसोर्स, वैक्सीनेशन रिमाइंडर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो रिसेंटली इन ऑर्डर टू एनकरेज स्पेशल प्लानिंग जो होती है ना ग्राम पंचायत के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया। अब ये भी याद रख लो, ग्राम मानचित्र किसके लिए है, पंचायत के लिए, मतलब विलेज लेवल के लिए, ग्राम पंचायत के लिए। और इसको लॉन्च किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने। उन्होंने GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन जो है ग्राम मानचित्र वो रिसेंटली लॉन्च किया है। तो ये GIS है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इससे हम पूरा प्लान मतलब सब फैसिलिटेट कर सकते हैं पंचायत लेवल में जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी को लेकर के। तो ये जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है और किसने लॉन्च किया है, ग्राम मानचित्र मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। ये इंपॉर्टेंट है पर याद रख लेना इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ PDI लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, ऑप्शंस आर पंचायत डिस्ट्रीब्यूशन इंडेक्स, पंचायत डायरेक्शन इंडेक्स, पीपल डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। थोड़ा ना दिमाग ऐसे हमें ऐसे यूज़ करना चाहिए। अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो हम इसको कर कैसे सकते हैं। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत ने अगर लॉन्च किया PDI तो मतलब पंचायत से रिलेटेड होगा और वो डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा, तो नेचुरल जाएगा PDI को, पंचायती डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर के। जैसे हमारे SDG है ना, जो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमें अचीव करने 2030 के अंदर, ऐसे मिनिस्ट्री ने एक पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स लॉन्च किया है। तो ये आपको लोकल जो मतलब लाइक रूरल एरियाज़ में होता है, NPS में, तो उनसे अवार्ड मिलते हैं। तो ये आपको हेल्प करेंगे SDGs को फुलफिल करने में। तो इससे रिलेटेड है PDI, पंचायती डेवलपमेंट इंडेक्स, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने लॉन्च किया है। इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IGOT कर्म योगी प्लेटफॉर्म इज एन ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल लॉन्च फॉर विच कैटेगरी ऑफ पीपल। तो ऑप्शन आर MSME ओनर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, सैनिटरी वर्कर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो IGOT कर्म योगी प्लेटफॉर्म एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन। तो किसके लिए लॉन्च हुआ है, ऑप्शन D, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए लॉन्च हुआ है। और कब लॉन्च किया गया था, ऑन द ओकेजन ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ ऑन 3 दिसंबर 2023 को एक न्यू एक्सेसिबिलिटी विजिट लॉन्च किया था। IGOT कर्म योगी प्लेटफॉर्म एक लॉन्च है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लोगों के लिए है, पढ़ाई के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन जो आता है विद डिसेबिलिटीज़, PWD इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 3 दिसंबर को उस दिन लॉन्च किया गया था ये IGOT कर्म योगी प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द फर्स्ट अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट फॉर विच स्टेट और UT। ऑप्शंस आर तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है तमिलनाडु। क्यों, क्योंकि रिसेंटली अभी एक अर्बन फ्लड मिटिगेशन आया था, तो रिसेंटली मतलब तमिलनाडु के अंदर अप्रूव कर दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। फर्स्ट है ये याद रख लेना, फर्स्ट अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट किसको स्टेट को मिला है, अप्रूव किया तमिलनाडु के लिए, फॉर रुपीज़ ऑफ 561.29 करोड़ फॉर इंटीग्रेटेड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ फॉर चेन्नई बेसिन प्रोजेक्ट एज पर द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। This is the first in a series of urban flood mitigation efforts and will help develop a broader framework for urban flood management के लिए। तो बेसिकली रिसेंटली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, फर्स्ट अर्बन फ्लड मिटिगेशन है। किस स्टेट को मिला है, अप्रूव किया है तमिलनाडु के लिए, अप्रूव किया चेन्नई के लिए, और ये फर्स्ट अर्बन फ्लड मिटिगेशन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ADRDI इज अ डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी अंडर इसरो, DRDO, IISc बैंगलोर और IIT मद्रास। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन B, DRDO के अंदर आता है, इसरो के अंदर नहीं आता। तो याद रखें, कंफ्यूज मत हो जाना कि इसरो DRDO में किस में। तो ARDE किस में, ऑप्शन याद रखने के लिए देख लो, थोड़ा DD ऑप्शन में ज़्यादा आ रहा है। एरियल डिलीवरी रिसर्च डेवलपमेंट, तो ये DRDO की तरफ से, किसकी तरफ से, DRDO की तरफ से। करेक्ट आंसर ऑप्शन B, DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Tiryani block which secured top position in the first Delta ranking of aspirational block programs is from which state or UT?
ऑप्शन है तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है तेलंगाना। त्रियानी ब्लॉक ऑफ कुमाराम भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना सिक्योर द टॉप पोजीशन इन फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग्स को लेकर के इन्होंने जो है वो फर्स्ट जो है उसमें अभी इन्होंने स्कोर किया है। तो ये याद रख लेना इनके बारे में कि ये किस स्टेट से है, तेलंगाना के स्टेट से हैं, राइट। तो रैंकिंग्स अनाउंस वर्चुअल इवेंट में हुई थी बाय नीति आयोग के थ्रू, राइट, ओके। तो तेलंगाना से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन बिल्ट द भारत बिल पेमेंट्स। ओह नाइस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस इंस्टीट्यूशन बिल्ड करता है भारत बिल पेमेंट्स के लिए? ऑप्शन है आरबीआई, एनपीसीआई, नास्कॉम, सेबी। देखा जाए तो इसका आंसर बहुत लॉजिकली हमें पता होना चाहिए एनपीसीआई, बट ऑप्शन इतने कंफ्यूजिंग है कि एक बार के लिए जिसको नहीं पता वो सोच सकते भारत बिल पेमेंट्स है तो मे बी आरबीआई भी कर सकते, नहीं, बट इसका करेक्ट आंसर है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो भारत बिल पेमेंट द प्लेटफॉर्म बिल्ट बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सारा डिजिटाइज करने का काम करते हैं। आपके जैसे भारत पे हो गए, गूगल पे, जीपे, फोन पे, ये सबको रेगुलेट कौन करता है? दैट इज एनपीसीआई रेगुलेट करता है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इज एसोसिएटेड विद विच रीजन? ऑप्शंस आर एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यूरोप। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM किससे रिलेटेड है? यूरोप से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरबा विच वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय यूनेस्को इज फ्रॉम विच स्टेट? ऑप्शन है असम, गुजरात, वेस्ट बंगाल, केरला। इसका आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि रिसेंटली अभी यूनेस्को ने इंटेंजिबल लिस्ट में गरबा को भी इंक्लूड कर दिया। इससे पहले जो पॉपुलर डांस फॉर्म था वो 15th कल्चरल आइटम में इंडिया को जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था यूनेस्को ने, वो था कोलकाता की दुर्गा पूजा, वो भी इस लिस्ट में एडेड है। तो कोलकाता दुर्गा पूजा इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय यूनेस्को लिस्ट में। अभी रिसेंटली गरबा को ऐड किया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन बाइनल 2023? ऑप्शन है चेन्नई, न्यू दिल्ली, मैसूर और वाराणसी। इसका आंसर है ऑप्शन बी न्यू दिल्ली ने अभी होस्ट किया फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर डिज़ाइन बाइनल 2023। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉर्गेट किया था फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर डिज़ाइन बाइनल यानी कि IAADB 2023 रेड फोर्ट से। तो ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इनॉग्रेटेड आत्मनिर्भर भारत सेंटर। हम खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, हमारे यहाँ पर भी सेंटर खोला गया रेड फोर्ट में। एडमिन स्टूडेंट बाइनल समुन्नति ऑल्सो लॉन्च कम्युनिकेटिव स्टैम्प। तो बेसिकली अब हम लोग खुद आत्मनिर्भर हो चुके हैं इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर को लेकर के। तो ये किस सिटी ने होस्ट किया? ये किस सिटी ने होस्ट किया? IAADB रिसेंटली न्यू दिल्ली ने होस्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च हरित सागर गाइडलाइंस? ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया हरित सागर गाइडलाइंस। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर S&P रैंकिंग विच इंडियन इंश्योरर इज द 4th लार्जेस्ट इंश्योरर इन द वर्ल्ड? इसके ऑप्शन है UIC, NIA, LIC, रिलायंस। का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी LIC को है। रिसेंटली अभी S&P रैंकिंग के अकॉर्डिंग किस इंडियन इंश्योरर को 4th लार्जेस्ट इंश्योरर माना गया वर्ल्ड में? इसका करेक्ट आंसर है LIC को 4th लार्जेस्ट माना गया इंश्योरर इन द वर्ल्ड। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक ऑरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो इसके ऑप्शन है जापान, कोरिया, UAE, इजिप्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कोरिया। बिटवीन इंडिया और किसके बीच में लॉन्च किया हुआ है? ये कोरिया के बीच में CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कस्टम्स ने एक लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक ऑरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम यानी कि EODES। और ये सेंट्रल बोर्ड ने इनडायरेक्ट CBIC ने लॉन्च किया है EODES बिटवीन इंडिया एंड कोरिया। तो ये सारे जो थे वो करंट अफेयर्स थे। तो ये यहाँ पर करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं पूरे 3 दिसंबर से यानी कि 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स थे। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि सारे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 लाइन का क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन है कि NCRB किस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करती है तो इतना याद होना चाहिए MHA के अंदर वर्क करती है, दैट्स इट। सारे जितने भी क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो वो NCRB देगी बस। इससे ज़्यादा आपको डिटेलिंग में जानने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 लाइनर है। तो 1 लाइनर को जितना उतना याद कर लो। जो भी मैंने पहले के करंट अफेयर के वीडियोस बनाए उनको भी अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये करंट अफेयर्स में बार बार कह रही हूँ UPPSC, MPPSC, RO ARO एग्जाम में आएंगे और ये इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना
और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का चल रहा है, वो चलता रहेगा, तो उसमें भी पूरा मिसलेनियस कंप्लीट होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट्स को लेकर के। पर अभी इस करंट अफेयर्स के वीडियोस को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर्स यूपीपीएससी एग्जाम के लिए, एमपीपीएससी एग्जाम्स के लिए, कोई भी स्टेट के लिए आप जितने भी किसी की भी तैयारी कर लो, ये करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ के जाने ही पड़ेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर